अपन क्या समझ रहे थे? तो अपन समझ रहे थे जो आपकी बुक्स में बार बार लिखा हुआ रहता है, ईसा पूर्व और ईसवी, वो बार बार लिखा हुआ रहता है, तो अपन को उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको नहीं समझोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि एक तरफ तो भगवान बुद्ध 500 बीसी में आ रहे हैं, एक तरफ इधर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो लगभग 500 एडी में आ रहा है। अब इसमें ईसवी लिखा रहेगा और इसमें ईसा पूर्व लिखा रहेगा, तो अपने को ऐसा नहीं लगे कि यार दोनों एक ही टाइम के तो नहीं है, अंतर पता रहे। उस अंतर के लिए, अपने काल गणना के लिए अपन लोगों ने, अच्छा अपन लोगों पर किसका शासन रहा? ब्रिटिश लोगों का, यूरोपियंस का शासन रहा, कुल मिला के आखिरी तक रहा। और आखिरी तक आते आते उन्होंने अपनी मानसिकता हमें फैला दी। अगर आप चाइना में जाओगे तो आपको यह वाला कैलेंडर नहीं दिखेगा। वो लोग अपना परंपरागत कैलेंडर को मानते हैं। वो लोग इसलिए मानते हैं कि उनमें अपनी संस्कृति को लेके बहुत ज्यादा प्रेम है। हमारे साथ में ऐसा हुआ कि हम लोगों की जो मानसिकता बन गई वो कौन सी बन गई? गुलामी वाली, जो आज भी आपको देखने को मिलेगी। इसके मैं कई सारे अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों को बता सकता हूं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो ये है कि बहुत सारी लड़कियां गोरे होने की कोशिश करती है, उसके लिए मुंह पे कुछ ना कुछ पोत के आती है। बहुत सारे लड़के भी कोशिश करते हैं, कुछ नहीं तो शादियों में तो कोशिश करेंगे इससे कि अच्छे दिखने के लिए मुंह पे पोते एक व्हाइट कलर का लेप, जो भी होता होगा। पर व्हाइट कलर का ही क्यों पोतते हो? ब्लैक क्यों नहीं पोतते हो? क्या बुराई है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ही क्यों है, गोरा क्यों नहीं है? जबकि काले लोग तो हमेशा पीड़ित रहे, उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने कभी नहीं देखा कि अफ्रीकन ने किसी के साथ अत्याचार करे हो कि गुलाम बनाया हो, पर गोरे लोगों ने तो बहुत बनाया। फिर उनकी नकल क्यों करना? कोई कलर बुरा हो सकता है क्या? अगर कलर बुरा है तो ये ब्लैक कलर की टी शर्ट क्यों पहन रखी, शर्ट क्यों पहन रखी है आप लोगों ने? बुरा तो वो भी होना चाहिए था, पर चेहरे ही बुरे क्यों लगते हैं काले? तो वो क्या है? मानसिक गुलामी है। समझ रहे हो ना? मानसिक गुलामी है, हमारे जहन में बस गई है वो। अभी इंग्लिश में 2 बातें बोलूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाह यार कितना इंटेलिजेंट पर्सन है, लगेगा, लगता होगा ना। भले को इंग्लिश में बकवास कर लेगा। पहले के जो नेता थे कांग्रेस के, कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, वैसे गांव की जो भीड़ रहती थी उसको भाषण दिया करते थे इंग्लिश भाषा में। एक इंसान को समझ में नहीं आता था, एक इंसान को, और सब जोर जोर से तालियां बजाते थे कि वाह क्या बोला है यार। होता है उस समय नहीं, अभी भी होता है। मेरी बहन थी, मतलब ये सब जानना जरूरी है बेटा। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि तुमको पता रहे कि तुम इतिहास पढ़ क्यों रहे हो, तुम लोगों से अलग हो सको, उस भीड़ का पार्ट ना बन सको। मेरी छोटी बहन बीमार थी, हम लोग इंदौर के किसी हॉस्पिटल में थे, तो उसको ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था कि मैं आ नहीं पाई हूं बेंगलुरु, तो मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अपने आप ऐसा थोड़ी क्या है कि एप्लीकेशन तक नहीं देते हो, तुम नहीं आते हो तो वहां पे ऐसा नहीं चलता है ना, बड़े कॉलेज में ऐसा नहीं चलता, अपने यहाँ पे ही चलता है, व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी। तो अब उसको सर्टिफिकेट की जरूरत है मेडिकल। मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे जाके हिंदी में, क्या आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपका फर्ज है। उसने बोला कि डॉक्टर आएंगे 5 बजे, इंतजार करना पड़ेगा ये। मैंने बोला कि उसकी फ्लाइट है, इतना हो नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएंगे। तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोले 5 बजे तक रुक रहे हो, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। मैंने बड़े प्रेम से बात करी थी, महोदय महोदय करके बात करी थी उनसे, जो देने वाला था। मेरी छोटी बहन बोली कि नहीं दे, बीमार थी वो, बोले नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं दे रहा, मैं बात करती हूँ। उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसने इंग्लिश में बड़ी बदतमीजी से बात करी है उससे। मैं महोदय कर रहा था और वो बदतमीजी से बात कर गई कि आपका फर्ज है देना, ऐसे करके, है ना। और उसको उसने फट से बना के दे दिया। अंतर समझ रहे हो? भेदभाव समझ रहे हो? तो ये क्या है? मानसिक गुलामी ही, जिससे अपन निकल नहीं पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? आजाद हिंद फौज लेके आए थे। हमारी मतलब बहुत विडंबना रही कि वो जीत नहीं पाए। उसमें हम लोगों का ज्यादा दोष था कि भारतीय लोगों ने इतना साथ नहीं दिया। उनकी दिली इच्छा थी कि जब भारत आजाद होगा तो 20 साल तक यहां तानाशाही रखेंगे, लोकतंत्र नहीं देंगे, क्योंकि यहां के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं है। समझ रहे हो? यहां के लोग सच में लोकतंत्र के लायक नहीं है, ऐसा उनका मानना था। मैं सीधे बोलूंगा तो बहरहाल अपन कहां पे थे? BCAD में थे। वैसे तो ये 5th क्लास में अपने को समझ जाना चाहिए, पर अपनी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आप ग्रेजुएशन में सीख रहे हो। अमेरिका में जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है तो उसके आंसू निकल जाते हैं कि मेरे को ग्रेजुएशन में एनरोल कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया ग्रेजुएशन में।
होते ही नहीं है वहां पे। अपने यहाँ पे तो घर बैठे बैठे कर लो ग्रेजुएशन, क्या होता है, 20 होती है। ये क्या है, ईसा मसीह का जन्म है। उनके जन्म के बाद के सालों को क्या बोलेंगे, ईसवी संवत्सर बोलेंगे या एडी बोलेंगे। एडी का फुल फॉर्म होता है एनुअल डोमिनी, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, और बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो उसको अपन क्या लिखेंगे, बीसी। कभी भी मैं बीसी लिखूं तो आप लोग क्या समझोगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें चल रही है, आगे तक। अच्छा, ये कहां तक जाएगा, ये तो 2025 में आपने खत्म कर दिया सर, ये कहां तक जाएगा, तो ये नहीं पता कहां तक जाएगा, हमको नहीं पता। हमको इसलिए भी नहीं पता है कि एप मतलब होता है मानव, जो शुरुआती मानव था उसको क्या बोलते हैं, एप बोलते हैं। हमको पता ही नहीं अभी कौन कौन से एप मिलना बाकी है, अभी नहीं पता है। अभी हमने कुछ तो ढूंढे हैं, जैसे रामा पिथिकस, शिवा पिथिकस। अपने भारत में मिले तो रामा और शिवा नाम रख दिया, कहीं और मिलते तो कुछ और नाम रख देते। जर्मनी में निएंडरथल होते थे, नाम सुना होगा कभी। हमसे ज्यादा समझदार थे, पर उनकी पूरी नस्ल खत्म हो गई। हमसे थोड़े मुंह चौड़े हुआ करते थे उनके। ये समझ में आया? कोई डाउट है इसको, बीसी एडी को लेके? कभी बीसी और एडी लिखा हुआ नजर आएगा, समझ जाएंगे? नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझने की कोशिश करना। आज 2025 है, कैलेंडर देखा घर में, उसको ईसाई कैलेंडर बोलते हैं। कौन सा कैलेंडर है? ईसाई कैलेंडर। तुम्हारी मम्मी कभी तुमको बोलती होगी ना कि बेटा तेरा जन्म इस तिथि को हुआ था, पर आप में से उस तिथि को कोई बर्थडे मनाता है क्या? सब कैलेंडर के हिसाब से मनाते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्या ये भारतीय महीने हैं क्या? अपने कौन से चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले अपने और उनके सेम है क्या? नहीं। तो अपन जिस कैलेंडर को मान रहे हैं उस कैलेंडर का नाम जान लो पहले, ईसाई कैलेंडर है। उस ईसाई कैलेंडर को वर्तमान में कितने साल हो गए हैं? तो 2025 साल हो गए हैं। मतलब 2025 साल पहले वो स्टार्ट हुआ होगा, समझ रहे हो? 2025 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा ना। आज से 100 साल पहले 1900 रहा होगा, उससे 100 साल पहले 1800 रहा होगा। ऐसे करते करते कहां तक 2025 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा। इतनी चीज आई समझ में? अब स्टार्ट करने का कारण क्या रहा? तो स्टार्ट करने का कारण रहा कि जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको ईसाइयों ने क्या मान लिया कि जीरो है। जीरो है मतलब आज से एक नया युग चालू हो गया। और वहां से इन्होंने क्या चालू कर दिया? सन चालू कर दिए। मतलब जब ईसा मसीह जीरो में पैदा हुए और जब 1 साल के हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? 1 ईस्वी। जब ईसा मसीह के जन्म को 100 साल हो जाएंगे तो कितने बोलेंगे? 100 ईस्वी। 500 साल को 500 ईस्वी, 1000 साल को 1000 ईस्वी, 1857 साल को क्या हो जाएंगे? 1857 हो जाएंगे, जो अपने यहाँ क्रांति हुई थी। तो क्रांति पे अपन किसके हिसाब से नाप रहे हैं? ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी क्या? थी। भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, ना जाने कौन कौन से महापुरुष हुए। उनको कैसे नापोगे? तो उनको बोल देंगे कि भगवान ईसा मसीह के जन्म से पहले, ऐसे बोलेंगे। तो बस उसको बोलेंगे मुंह से ऐसे कि भगवान ईसा मसीह के जन्म से पहले, वो लिखेंगे ऐसे बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में लिख देंगे ईसा पूर्व, बस। तो जैसे भगवान ईसा मसीह से 1 साल पहले की बात होगी तो यहाँ 1 लिख देंगे, 100 साल पहले की बात होगी तो यहाँ 100 लिख देंगे, पर बीचे का लगाना पड़ेगा बीसी। कुछ बताना पड़ेगा ना कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो पहले के लिए बीसी लगा देंगे, ईसा पूर्व लगा देंगे। बात आई समझ में? अभी भी कोई डाउट है क्या? जब अपन इसको अभी से नापेंगे, सन में नापेंगे, तो क्या उसको जोड़ देंगे? जैसे सपोज मानिए कि 1500 साल पहले वैदिक काल था, वैदिक युग। तो आज से वैदिक युग को कितने साल हो गए? तो आप गिनोगे, ऐसे गिनते हैं, देखो 2025 साल तो यहां हो गए, यहां हो गए। अब अपन बोल रहे हैं कि 1500 बीसी में था, बीसी में था, मतलब 2025 साल तो ये प्लस ईसा मसीह के जन्म से भी और पहले था। कितने? 1500 साल पहले था। तो इसमें 1500 ऐड कर देंगे, राइट? जोड़ना पड़ेगा ना कि और पहले की बात हो रही, जीरो से भी पहले, तो उसको ऐड कर देंगे और बता देंगे इतने साल पहले था, राइट? आगे बढ़े। अपन कहां पे थे? क्या पढ़ाया था लास्ट में आपको? नव पाषाण काल है ना। मध्य पाषाण काल हो गया था, कुछ भी नहीं था। देखो क्या चालू हो गया था? हिमयुग खत्म होने लग गया था। हिमयुग खत्म हुआ तो ऐसे घास आने लग गई थी। घास दिख रही है? घास आएगी तो क्या होगा? छोटे छोटे जानवर आएंगे। घास के कारण, घास आएगी तो चढ़ने वाले जीव आएंगे ना,
और चढ़ने वाले जीवों का आकार क्या था? छोटा था। उस छोटे आकार से अंदाजा लगा लो कि क्या क्या होगा। तो एक तो चढ़ने वाले जीवों को आप पाल सकते हो, बड़े जीवों को नहीं पाल सकते हो। तो अब क्या पालन चालू कर दोगे? पशुपालन। पहली चीज क्या होगी? पशुपालन चालू। सेकेंड चीज, शिकार करना है छोटे जीवों का, तो कैसे पत्थर चाहिए? छोटे चाहिए, नुकीले। तो एक तो उस पे नोक देना चालू कर दिया, दूसरे क्या, पत्थरों का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। बस यही चीज थी और कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नवपाषाण काल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे अपने अभी के समाज के पास में आते जाएंगे इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ती जाएंगी। हेडिंग डालिएगा नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल इसलिए बोलते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को मध्यपाषाण काल बोलने का कारण यह है कि वो दोनों के बीच में है, दोनों के सिमिलरिटीज को दिखाता है। पूर्व पाषाण काल की भी, पुरापाषाण काल की भी दिखाता है और नवपाषाण काल की भी दिखाता है। इसलिए उसको क्या बोल दिया कि मध्यपाषाण काल है भाई। तो इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट की एग्जाम में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज या नियोलिथिक एरा, जो भी आप बोलना चाहें। चीजों में थोड़ा सा और परिवर्तन आएगा। पहले कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट लिख लो, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला शब्द तो ये है कि ये जो नवपाषाण शब्द है, ये दिया किसने? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कंपटीशन आजकल इतना टफ हो गया है कि वो चीजों को खुरेदता है अंदर से, पूरी कोशिश करता है कि ऐसे कुछ फैक्ट्स पूछे जो आप लोगों को पता नहीं। राइट? जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं उनको बाद में पता चल जाएगा। तो एक व्यक्ति है सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? तो इस शब्द का जनक है, नवपाषाण शब्द का जनक, नियोलिथिक एज का जनक है। इसने बस ये शब्द दिया है, कोई विशेष खोजें नहीं करी। और कोई शब्द भी देगा तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना अपने को। अपन ने हेडिंग डाल ली इसकी, जब आंसर राइटिंग करोगे तो इसको ब्लैक से लिखोगे ना। तो जिस चीज को ब्लैक से लिख रहे हो मतलब इंपॉर्टेंट है, तो जिसने नाम दिया वो तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना। तुम्हारे भी किसी ने किसी नाम दिए होंगे, मम्मी पापा में से या बाहर किसी ने, उनका पता होगा ना कि यार मेरा नाम इनने रखा था। वैसे ही कुछ। अब एक व्यक्ति जिसने नवपाषाण क्रांति नाम दिया है। नवपाषाण को क्या बोला है? क्रांति। इस व्यक्ति का नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। इसने नवपाषाण क्रांति बोला है। इसके लिए क्रांति, अच्छा क्रांति का मतलब बता सकते हैं आप लोग? क्रांति शब्द तो सुना होगा। बहुत अलग बात तो नहीं पूछ रहा हूं ना, नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं आप लोगों से। क्रांति शब्द लगभग सबने सुना होगा। 1857 की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम क्रांति लेके आएंगे। बहुत सारे लोग घोषणा भी करते हैं कि हाँ हमारे कारण क्रांति आई है। उस क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन तो नहीं आती क्रांति तब भी होता। आप लोगों ने सुना होगा समय परिवर्तनशील है। वेरी गुड। थोड़े समय में अमूलचूल परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाना, वो क्या होता है? क्रांति होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपकी मानसिकता पे कि आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा। पर कभी क्रांति का शब्द आए तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि थोड़े से समय में, बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? क्रांति। अपन जो आगे जो क्रांतियां पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि यार बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या बोला है? क्रांति बोला है। मतलब तुम एक बार सोच के देखो, अपने जहन में एक बार कोई व्यक्ति है जो बस ऐसे ही घूम रहा था, ना रहने का कोई ठिकाना था, ना खाने के कोई ठिकाना था, बस वो शिकार करता था, इधर उधर घुमा करता था, कोई ठिकाना नहीं। अगर वो ठिकाना ढूंढ लेता है तो ये क्रांति नहीं है क्या?
कितना ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। अपन रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो रोटी और कपड़ा तो यही रोटी और मकान तो इसको मिल रहा है। जो इंसान के लिए नॉर्मल जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें से दो चीजें तो यही मिल रही है। तो ये क्रांति कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? इसलिए इस व्यक्ति ने क्या बोला, इसको गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति बोला है। इतना याद रख लेना। क्या क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन, तो वो देखना। अच्छा, आप भारत में भी देख लो, है ना। एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। जिन्होंने खोज करी उसका बता रहा हूं। दक्षिण भारत में जिसने खोज करी उसका नाम नेवेलियन है, और जो उत्तर भारत में खोज कर रहा है उसका नाम है ली मैन्सवर। ली मैन्सवर। ये ज्यादातर नाम अंग्रेजों के ही नाम है। कहीं ना कहीं हम में कमी रही कि हम लोगों ने इन सब चीजों को खोजने का प्रयास नहीं करा, और कहीं ना कहीं अभी भी हम में कमी है आजाद होने के बाद में भी, कि हम लोगों को इन सब चीजों की कदर नहीं है। इसका जीता जागता अगर एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ संग्रहालय देखा है आप लोगों ने, मंदसौर का संग्रहालय। वहां जाना और वहां थोड़ी साइड में जहां सड़क स्टार्ट होती है ना, उस साइड देखना, आप लोग देखोगे बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां ऐसी फीकी पड़ी हुई है, ऐसी फेंक रखी है। हमको आज भी कदर नहीं है। इन लोगों को कदर थी। आप लोग देखोगे इन लोगों ने बड़ी बड़ी खोजें करी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी ये कर रहे हैं, आर्य सभ्यता के बारे में यही बता रहे हैं। तो उसका कारण है कि हम लोगों ने कभी इन चीजों की कदर नहीं करी। ये सच्चाई है। अपनी बुराई को जानना चाहिए, राइट। तो ये अपने में बुराई रही कि ये तीनों चारों नाम भी किसके हैं, विदेशी लोगों के। हमारे इसमें से कोई नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं देख लीजिए। एक चीज तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जानवरों को पालना चालू कर दिया। फिर कभी ये घूमे होंगे, इन लोगों ने देखा होगा कि यार नॉर्मल जैसे अभी जो आप अनाज खा रहे हो ना, अनाज ये भी खा रहे थे, पर इनके खाने में और हमारे खाने में फर्क था। अच्छा, आज भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां ना जो जंगलों में उगती है, राइट, और यहाँ के बेचते भी हैं। जैसे कीकोड़े की सब्जी होती है, वो शायद जंगल में उगती है, आप उगा लेते हो, खेत में भी आ जाती है, पर नॉर्मली इसको जंगल की सब्जी बोलते हैं ना। मेरे घर वालों ने आके बताया था, इसलिए। वैसे ही लगभग सारे तरह की चीजें, जितने भी अनाज हैं, वो सब आपको कहाँ मिलते थे समय में? जंगल से। मध्य पाषाण काल में कहां से मिलते थे? जंगल से। गेहूं भी इनके लिए क्या थी? घास थी। घास में से देखते थे कि यार कुछ उग रहा है, कुछ फल सरी गए, छोटे छोटे लग रहे हैं, तो उसको खा लो, टेस्टी लगा, खा लिया। दो चीजें थी, एक तो टेस्ट मतलब खैर टेस्ट का इतना महत्व नहीं होता होगा उस समय महत्व होता होगा खा के मर नहीं जाए, सिर्फ इतना सा। तो जो चीज खा के नहीं मरे वो खा लिया। फिर आग की खोज हो चुकी थी, तो इन्होंने देखा होगा कि यार ये भी जला के देख लेते हैं, या ऐसा हुआ होगा कि कभी आग लगी। अपन ये सब अंदाजा लगा रहे हैं, पता, तुम भी लगा सकते हो मन से कि सर ऐसा हुआ होगा कि कहीं आग लगी होगी, जंगल जला होगा, और जंगल जलने के बाद में इन्होंने क्या करा होगा कि उसमें से फली ऐसे करके और खाई होगी। फिर बोला मजा आ गया। फिर इनको नेक्स्ट टाइम जब वो फली नजर आई होगी तो इनने क्या करा होगा, उसको जलाया होगा कि चलो जला के खाते हैं यार। पशुपालन करते ही थे, कभी दूध में डाल दिया होगा, खीर बन गई होगी। खीर प्रारंभिक चीजों में से एक है खाने की, सबसे प्रारंभिक। खीर बनाते थे, मीठा खाना होता था, मतलब मीठा तो होती नहीं थी, वो शक्कर होती नहीं थी, पर एक चीज तो होती थी खीर। और अगर उसमें स्वाद थोड़ा सा अलग चाहिए होता था, वो क्या करते थे कि वही अनाज काय में डालते थे? दही में, तो वो फिर अलग चीज बन जाती थी। बात आ रही है समझ में? ऐसा कुछ करा होगा। फिर इन्होंने देखा होगा कि यार ये जो दाने हैं, इन दानों को अगर कभी अपन फेंक देते हैं तो ये उग जाते हैं। हो सकता है गलती से कभी गिर गए हों, कि बारिश हुई हो, देखा हो कि उग गए, तो आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि अरे यार ये क्या हो गया है। हुआ होगा ऐसा?
जब इन लोगों ने ये सब देखा, तो एक दिन में नहीं होता है सब, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे पीढ़ियां से पीढ़ियां सीखती है। धीरे धीरे इन्होंने सीखा होगा कि यार वायर नीचे फेंकने से अगर अपन ऐसे खेतों में या फिर ऐसे जमीन पे अगर ये दाने डालेंगे और थोड़ा बहुत पानी पिला देंगे तो क्या होगा, ये उग जाएंगे। अभी जैसी कृषि नहीं होती थी कि आप लोग एक लाइन में पौधे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता था। वो नॉर्मल ऐसे ही फेंक दिया करते थे, उग जाते थे, खा लेते थे, फिर उनको जला देते थे ताकि फिर से हो सके। उनके दिमाग में रहता है जलाने से बढ़िया रहता है। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि की स्टार्टिंग हो रही है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि प्रारंभ हो रही है, कृषि प्रारंभ। कृषि के साथ में बहुत सारी चीजें बदलेगी, बहुत सारी चीजें। देखो कृषि अगर आपको करनी है तो मैंने कुछ चीजें बताई थी, क्या क्या करना पड़ेगा। स्थायी आवास, एक जगह रहना पड़ेगा अगर कृषि करनी हो तो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अप डाउन करो और कृषि कर लो। आप जाओगे इतने में तो कोई ना कोई जानवर खा लेगा उसको, आपकी फसल को, उगने भी नहीं देगा। होता है ना ऐसा? अच्छा, अभी जैसी व्यवस्था नहीं है कि आप आसपास वो मेड बना लो, यही बोलते हैं, है ना? आप छोड़ के जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। आपको कृषि वहीं रह के करनी है। अच्छा, अकेला कर सकता है क्या कोई व्यक्ति? नहीं। तो आपको कोशिश करोगे कि आप लगभग पांच छह परिवार मिलकर एक ही जगह पे रुक जाएं ताकि आपकी रक्षा भी हो सके। बड़े बड़े जानवर हैं, उनसे, जंगलों से रक्षा हो सके। फिर भूत पिशाचों का भी डर है उस समय। चल अभी जो नाटक कर रहा है ना कि क्या होता है बेटा, अगर तुम लोगों को ऐसे फील करो, मानो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब जंगल ही जंगल है बस, और जंगल में अकेला छोड़ दें। फिर वो भगवान का ही नाम जपते हुए नजर आओगे बेटा। हनुमान चालीसा आती है? पूरी आती है? पूरी सीखना बेटा, है ना? अच्छा, इसको भेजो। सब कहने की बातें होती है, यहाँ बोल रही है ना, घर में जाके सोएगी नहीं, देखना आज रात को। है मूवी देखती है कि अकेले सोते हो बेटा? अकेले सोते मम्मी के पास में? अच्छे गट्स हैं, अच्छी बात है। अच्छी सीखने की जरूरत है इन सबको। मैं क्या, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मैं बहुत डरता हूँ, और मेरे को डरने का शौक भी है। मेरे को ऐसा शौक है कि मैं रात को हॉरर मूवीज देखता हूँ ताकि मेरे को डर लगे। उसमें मजा बहुत आता है। मतलब जो मूवी डराने के लिए बनी और डरना तो होना है, मतलब ऐसे माहौल बना के बकायदा अंधेरा करके और अकेले, फिर मैं बहुत डरता हूँ। थोड़ा सा ना कभी मैं बोलूँ ना तो उस चीज को फील करा करो। जरूरी नहीं होता हर चीज में तर्क लगाना, मानना कि आप लोग बहुत स्ट्रोंग हो। अभी मैं आपको मध्यकाल पढ़ाऊंगा, मैं बाबा बताऊंगा कि मैं राजा हूं, तुम लोग तो मानोगे ही नहीं। ये तो मानते हैं, ये पुराने बच्चे सब मानते हैं, इनको मेरे माथे मुकुट भी नजर आता है। फिर मैं जब आप लोगों को आधुनिक काल पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को गुलाम भी बना दूंगा। थोड़ी देर के लिए बन जाना, उसको फील कर पाओगे। इसलिए क्या बोल रहा, मान लेगा ना? मेरे को ना मना तो नहीं कर रहा। अरे ऐसा मारना कुट्टी काम नहीं करना भाई। मैं तो समझने के लिए। तो फील करो कि अपना अकेले का घर है, आसपास जंगल है, कोई लाइटें नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ रोशनी नहीं है, अपने आप डर का माहौल बनेगा। उससे बचने के लिए क्या है, कई सारे परिवार साथ में रह रहे हैं ताकि आप भी खेती को बचा सको। कोई बड़े जानवर आ जाए, हाथियों का झुंड आ जाए तो क्या करोगे? अभी यहाँ हाथियों का झुंड आ जाए तो क्या करोगे? हैं? क्या करेगा? भागना पड़ेगा ना। अपने ये मान लेना हाथियों का झुंड आ जाए, शेर खाएगा नहीं ना अपने खेत। मेरे को सिर्फ डराना नहीं है तुम लोगों को, मेरे को इस चीज के लिए डराना है कि तुम्हारे खेत खा जाएगा वो। ये ग्राउंड दिख रहा है ना, ये अपने खेत हैं। अपन सब एक परिवार के सदस्य हैं।
मान लो थोड़ी देर के लिए, मना कौन कर रहा है? मैं तो मुखिया हूं ना, बोल मान लो। यहाँ आए हाथी, हाथियों का झुंड आया बड़े बड़े। अब अपन देख के, बड़े ही रहते हैं हाथी, अब अपन देख के घबरा रहे हैं ना। अगर यही एक परिवार रहेगा 5-6 जने तो और ज्यादा घबराएंगे। अपन थोड़े ज्यादा रहेंगे तो क्या है कि आग वाग जला के आवाज आवाज करके उनको थोड़ा भगा देंगे। तो यही कारण रहा, उस समय की परिस्थितियां कारण रही कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग गांव बनाने लग गए। नवपाषाण काल में गांव बनने लग गए, क्योंकि उनको रक्षा करना है खेतों की। एक परिवार कैसे रात को जगेगा, इतने बड़े खेतों की रक्षा करेगा? तो क्या हो रहा है, कुछ लोगों की शिफ्ट लगा दी, अब आप एक काम करो, अब आप जगो। इससे समाज की व्यवस्था भी स्थापित हो रही है। क्या सिर्फ खेती करने से हो जाएगा क्या काम? नहीं होगा ना। आपको कुछ ना कुछ, आप अगर एक जगह रहोगे, पहले तो क्या होता था कि लोग पानी के पास में रहा करते थे मध्य पाषाण काल तक, ताकि पानी डायरेक्ट ले लिया करें। अब आप पानी के पास में नहीं रहते हो, तो पानी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या करोगे, क्या करोगे पानी के लिए? अभी क्या करते हो, कुएं जाते अगर आपको प्यास लगती तो आप कुएं चले जाते हो। अभी पीते कैसे हो यार, सीधी सी बात है, घड़ों से पीते हो पानी, सीधी सी बात है। घड़ों से पीते हो ना पानी। अपने को कुछ ना कुछ रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अब अपन लगातार जा नहीं सकते, राइट? मोटर वाली व्यवस्था भी नहीं कि नल आएंगे रोज, वो जमाना नहीं है। तो अपने को कुछ ना कुछ रखने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे घड़ों की स्थापना, पोएट्री जिसको बोलते पोट्री, और इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे मृदभांड, काय की स्थापना कर रहे हैं, मृदभांड बना रहे हैं। स्थायी आवास से क्या हो रहा है, मृदभांड बन रहे हैं। मृदभांड मतलब समझ गए ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। पानी पीने के लिए भी हो सकती है, अपन डायरेक्ट ग्लास से की चीजें, हर वो चीज जो मिट्टी से बनी हुई हो, मृदभांड बोल सकते हैं। उसमें प्लेट्स भी हो सकती है, कुछ बड़े बड़े मटके भी हो सकते हैं, कुछ सुराही जैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये मटके बनेंगे तो इंसान हमेशा क्या चाहता है, कलाकारी चाहता है। उसमें क्या होता है ना, अपने अंदर रहता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है। तो जब आप बनाने की कोशिश करोगे मटके, तो एक आधे तो सही साड़ बनाओगे, फिर आप में से कोई इंसान होगा जिसके दिमाग में आएगा कि यार एक काम करता हूँ ना, थोड़ी सी लकीरें फेर देता हूँ इस पर, अच्छा लगेगा। फिर आपने से उंगलियों से लकीरें बनाई होगी तो क्या होगा, छेद हो गया होगा। बोले उंगली से नहीं बनाता हूँ यार, कलर कर देता हूँ। कलर के लिए क्या है अपने पास में, तो अपने पास चारकोल है। चारकोल मतलब क्या बोलते हैं, कोयला। तो आपने कोयले को ऐसे बुरादा पीसा और से निशान बना दिए। बोले वाह यार, क्या अलग नजर आ रहा है यार। फिर और दिमाग में आया होगा तो अलग अलग कलर के पेंट कर दिए उन पे। अपन जब पहचानेंगे ना बेटा कि ये किस काल का है, तो अपन इसी के आधार पर पहचानेंगे कि एक जैसे पेंट जहां नजर आएंगे वहां पर बोलेंगे कि एक सभ्यता थी। आप लोग क्या लगता है, इनको क्या सपना आता है क्या, जो आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं कि यार ये एक सभ्यता इस समय की रही होगी, ये ऐसे ऐसे रहे होंगे? क्योंकि उनको पता है कि एक पेंट जैसे जो ये हैं मृदभांड, वो एक ही समय रहे होंगे, ऐसे निकालते हैं वो टाइम। तो लोगों ने ये भी करा होगा, मृदभांड पे कलर होना चालू हो गया है। और क्या क्या हो रहा है देखते हैं ना, बस्तियां बसने लग गई, गांव बस रहे हैं ना, गांव बस रहे हैं, बस्तियां बन रही है, स्थायी आवास बन गए हैं। या आवास हैं पर स्थायी हैं। पहले क्या होता था कि इधर उधर घुमा करते थे, कुछ दिन रुकते भी थे, तो कहाँ रुकते थे, जो गुफाएं होती थी उनमें पहले। अभी क्या हो रहा है, स्थायी आवास बन गए। पशुपालन पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। पशुपालन मध्य पाषाण काल में भी है, पर नवपाषाण काल में क्या हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। अच्छा होने का कारण बताओ मेरे को, क्या क्या कारण है? स्थायी आवास बहुत अच्छी चीज है। दो लोग हैं जो जानवरों को देखते हैं, जो दिन रात घुमाया करता है अपने साथ में, कभी इधर कभी उधर। जानवर के मरने के चांसेस रहते हैं ना, कभी गिर पड़ गया, खाई वाई में गिर गया, भूख के मारे मर गया। अभी तो अपने पास में अनाज भी है उनको खिलाने के लिए। बीज हम खाएंगे, बीज के बचने के बाद में जो बचता है वो किसको खिलाते हैं? आज भी जानवरों को खिलाते हैं। वो यहां से सीखा है हमने,
ये हमारे पूर्वजों के कर्म हैं, समझ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हैं, आसमान की चीजें नहीं पढ़ रहे कि तुमको चांद तारे नहीं दिखा रहा हूं मैं। नवपाषाण काल में क्या हो रहा है? मृदवान बन रहे हैं, गांव बस गया, इसके अलावा पशुपालन ज्यादा विकसित हो गया। पशुपालन पहले ज्यादा विकसित हो गया है। और क्या है? चकमक के पत्थर देखें, क्या होता है चकमक? नाम नहीं सुना? कभी पत्थर से पत्थर टकराए हैं? क्या होता है? हर पत्थर से निकल जाती? कौन से पत्थर? कौन से? हाँ, वो चकमक के पत्थर होते हैं। हाँ, गोल गोल, उनको टकराओगे तो चिंगारी निकलती। पहले कैसे माचिस तो रहती नहीं थी जो आप आग जला सको, तो पत्थरों को टकरा के ही निकालते थे आग। अब इनको भी आग लगानी है, इनके पास चकमक के पत्थर हैं, पर अब इनने उसको भी क्या कर लिया? पॉलिश करना चालू कर दिया, जो बहुत बड़ी बात थी। आप खुद एक बार सोचो कि कुछ लोग हैं जो ऐसे ही घुमा करते हैं और कुछ लोग हैं जो नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। कला की उत्पत्ति हो रही है, राइट? अब ये लोग क्या करते हैं कि जब बैठे रहते हैं फ्री, इधर खेती कर ली, इधर चारा डाल दिया जानवरों को, अब बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, अंताक्षरी नहीं खेलेंगे, बताए ना। उनको उनकी भाषा नहीं थी उनके पास में, कुछ शब्द जरूर बोल लेते थे पर भाषा नहीं थी, इतने अच्छे से बोलना नहीं जानते थे। तो खेल तो नहीं खेल सकते ऐसे, पर वो लोग क्या किया करते थे? कई बार पेंटिंग किया करते थे, रॉक पेंटिंग। जानवरों को चराने के लिए गए हैं कभी, तो गुफाओं में पेंटिंग कर दिया करते थे। उसके अलावा क्या किया करते थे? तो घर में ही चीजों पे पेंट किया करते थे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया है। उन्होंने देखा कि चकमक पत्थर है, इस पत्थर को क्या करें? इसको घिसते हैं, चलो। यहां से जो पत्थर मिलेंगे वो आपको घिसे हुए मिलेंगे, चिकने चिकने पत्थर मिलेंगे चकमक के। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? नवपाषाण काल में। ये विशेषताएं समझ में आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? समझ जाओगे ना? देखो, अपना ही विकास देख रहे थे अपन। पूरा पाषाण काल था, हमको कुछ भी नहीं आता था, हम बस जानवरों की तरह घूम रहे थे। मध्य पाषाण काल आया तो समय बदला, घास उगने लगी, जानवर छोटे हो गए, हमने शिकार करना चालू कर दिया। कुछ जानवर हमारे पास में आए तो हम समझ गए कि इनको पाल सकते हैं। कुछ कुत्ते का बच्चा कभी मिला होगा, कुत्ते का नहीं, भेड़िए का बच्चा मिला होगा। कुत्ते तो हमने बना दिया उनको। छोटा सा बच्चा होगा तो उस आदमी ने मारा नहीं होगा, वो सोचा होगा कि यार छोटा सा है, खेल लेगा, क्या है, 2 रोटी डाल दी होगी। धीरे धीरे उसने देखा कि यार ये तो खुद शिकार कर रहा है मेरे लिए, मेरी शिकार करने में हेल्प कर रहा है, जानवरों से बचाने में हेल्प कर रहा है। तो उसने और क्या करा? और पालना चालू कर दिया। इससे पशुपालन स्टार्ट हो गया। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि क्या हो रहा है कि लोगों को अनाज की समझ बढ़ रही है। जब उसने अनाज की समझ को विकसित होते हुए देखा तो उसने क्या करा? एक जगह स्थायी आवास बनाना चालू करे, स्थायी कृषि हो गई। और जब स्थायी कृषि होगी तो एक जगह रहना भी पड़ेगा, पीने के लिए कुछ कुछ ब्रह्मांड भी बनाने पड़ेंगे, है ना। और जब ऐसे ये सब करेंगे तो कला का भी विकास होगा। उसने कुछ ना कुछ डॉल बनाना भी चालू कर दी होगी, पेंटिंग चालू कर दी होगी। ये सब इससे आगे बढ़े अपन, राइट? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट है? आगे बढ़े। देखो अब बेटा, ये सब तो आपका विशेषताओं में दिखा दोगे, दिखा दोगे। अब आपको एक मैप बना के दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि देखो हमको ये तक पता है कि कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है। तो मैं मैप बना रहा हूं, आप लोग भी मैप बनाएंगे और अलग अलग जगह को लिख देंगे। आप लोगों में से इंडिया का मैप बनाने किसको आता है? हाथ खड़े करो। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप लोग कोशिश करा करो लगभग डेली एक दिन छोड़ के, क्या आप लोग इंडिया का मैप बना पाओ। मतलब अपने देश का नक्शा बनाना तो आना चाहिए। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि यार तुम बहुत अच्छे देशभक्त कहलाओगे, इसलिए भी कि जब आंसर राइटिंग करोगे तब आंसर राइटिंग में ये चीज बहुत फायदा देती है। एक आदमी है जिसने सिर्फ नाम लिखे हैं जगहों के, और एक आदमी है उसने नक्शे पे दिखा रखा है। किसको ज्यादा नंबर दोगे? नक्शे वाले को नंबर दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि यार वो आदमी नक्शे पे दिखा रहा है, मतलब उसको भारत का नक्शा पता है, उसको ये पता है जगह कहां पे। मजा आएगा ना। ऐसी मुझ जैसे आदमी को बहुत फायदा देती है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। क्या
हाँ वही, बस तो यही फायदा है आप लोगों को, है ना, एग्जाम में यही चीज फायदा देगी। बोलो ना। पहिए की जो शुरुआत है ना वो मध्य पाषाण काल की है, नव पाषाण काल की नहीं है। नव पाषाण काल, हाँ मतलब यूं मान लो कि मध्य पाषाण काल के एंड में, पर पहले आ गया था, पहिया पहले आ गया, बड़ा बन गया ना कश्मीर। यहाँ श्रीलंका है, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है ना, कुछ कुछ तो दिखता है। यहाँ पे कुछ जगह है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों को देखने हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें मिली है। कश्मीर में 2 स्थान हैं, एक बुर्ज होम, दूसरे का नाम है गुफ कराल। दूसरे का नाम है गुफ कराल। ये गुफ कराल है ना, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में से पूछा जाता है कि गुफ कराल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार मतलब समझते हैं, जो मटके बनाता है, उसकी गुफा। तो ये क्या है, कुम्हार की गुफा। इसका मतलब भी लिख लेना, कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है कि गुफ कराल का मतलब क्या है, तो आप लोग बताएंगे कुम्हार की गुफा। बुर्ज होम का मतलब क्या होता है, बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान। इसका मतलब होता है जन्म स्थान। दोनों में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली है ना, वो एक जैसी है। यहां पे जब इंसान को मार के गाड़ा था तो उसके साथ में कुत्ता भी दफना रखा है। उनको लगा होगा ना कि बहुत ज्यादा वफादार है, मतलब कोई व्यक्ति मर रहा है बुजुर्ग, तो वो देख रहा होगा अपने कुत्ते को, कुत्ता भी उसको देख रहा होगा, तो उसके दिमाग में आया होगा कि एक दुनिया और इसके बाद में होती होगी, तो इसके बिना मैं कैसे रहूंगा और ये मेरे बिना कैसे रहेगा, तो इसको मार देता हूं। ये भी मेरे साथ में चलेगा। अभी भी होता है, अंधे आशिक करते हैं ना, मैं मरूं तेरे को मार दूंगा, साथ में नहीं जिएंगे। होता तो है, साथ में मर जाते हैं, माँ बाप का नहीं सोचते हैं। वैसे कुछ पहले भी हुआ होगा, सोचा कुछ सामान भी मिलते हैं साथ में। मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ने में बहुत सारे सामानों का भी ध्यान रख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे क्या मिला है, बुर्ज होम और गुफ कराल में कुत्ता गाड़ रखा है इंसान के साथ में। तो कभी ये क्वेश्चन आए कि कुत्ता इंसान के साथ में कहां पे गाड़ रखा है, तो आप लोग क्या बताओगे, बुर्ज होम और, बेटा मुंह से बोलो तो टंग पे आएगा, नहीं तो नहीं रहेगा ध्यान। किस जगह पे गाड़ रखा है, गुफ कराल। दोनों कहां पे है, कश्मीर में। ये कुछ कुछ ऐसा है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान है, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ये इधर है अफगानिस्तान, ब्रिटेन हट जाओ, ऐसा कुछ है। अलग अलग प्रांत है पाकिस्तान में भी, जैसे भारत में है। वैसे आपने एक जगह का नाम सुना होगा, वहां लगातार रिबेलियन चलते रहते हैं, बलूचिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। उठा लेना जब भी इच्छा हो ना। इस बलूचिस्तान में एक जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। बहुत बहुत फेमस जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़, जब इसकी खोज हुई थी, एक इसकी खोज, एक हड़प्पा की खोज, एक राखीगढ़ी की खोज, ये 3-4 ऐसी खोजें थी जिसने पश्चिम को हिला के रख दिया था।
क्योंकि पश्चिम के लोग ये मानते थे कि इंसान तो हमारे यहाँ आए थे सबसे पहले, बाद में इंसानों ने इधर उधर फैलना चालू करा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे सभ्यता आई थी। ये सब सभ्यताएं पुरानी है। असलियत में इंसानों को, यहाँ के लोगों को इंसान हम नहीं बनाया, नहीं तो जानवरों की तरह रह रहे थे। ऐसा किनका मानना था? पश्चिमी लोगों का मानना था। पश्चिमी लोग बोलता हूं समझ में आता है, वो गोरी चमड़ी वाले लोग, उनका ऐसा मानना था। उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें अमेरिका भी आता है, पूरा यूरोप आता है। कहीं ना कहीं भले ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में ना है, नहीं है, पर फिर भी वो लोग भी आते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो भी यूरोप के आए हुए बसे हुए, वहां के मूल लोगों को खत्म कर दिया इन लोगों ने। जाननी चाहिए सब बातें, मतलब वैसे ही नॉलेज होना चाहिए, पर फिर भी जान रहे हो तो अच्छा है। मेहरगढ़ नाम की जगह है, वहां पे जब खोज हुई तो आज से 7000 साल पुरानी चीजें मिली। 7000 बीसी की है, शायद 7000 साल पुरानी, मतलब आज से 5000 बीसी की कुछ चीजें मिली है। उसमें जो पहली चीज मिली है वो मिला है गेहूं। क्या मिला है? गेहूं मिला है। जो सेकंड चीज मिल रही है वो मिल रही है जौ। और ये विश्व में गेहूं और जौ के प्राचीनतम एग्जाम्पल हैं। मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना किसने चालू करा? हमने। पाकिस्तान तो बाद में बना है। मेरा मन तो आज भी उसको एक देश नहीं मानता है। मतलब किसी का हक होता है क्या मां के टुकड़े कर देने का? कर दिए लोगों ने, खैर। पर हम तो देखो पढ़ते हैं इतिहास में, तो हम तो उसको अपना बताएंगे, है ना, कि अपन भारत ऐसा देश है जहां पे प्राचीनतम क्या मिल रही? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? मेहरगढ़ से। यहां से भैंस पालन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। प्राचीनतम सबसे पहले भैंस का पालना चालू करी थी मेहरगढ़ में। तो भैंस पालन के, गेहूं और जौ के साक्ष्य, और भी कुछ चीजें हैं। गेहूं और जौ के साथ में कुछ चीजें हैं, जैसे अंगूर है। अंगूर के भी साक्ष्य हैं, पर अंगूर के साक्ष्य दूसरी जगह मिल गए हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गेहूं और जौ ही है। गेहूं की लगभग 2 किस्में और जौ की लगभग 3 किस्में मिली है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नहीं जानना, बस इतना जान लो, गेहूं और जौ मिला है, भैंस के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, मतलब प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी हैं। मतलब दुनिया में सबसे पहले कृषि किसने स्टार्ट करी? हमने करी। तो जानना, कभी कोई मिले तो उसको बता सकते हो यार क्या बात कर दी यार तुमने, खेती करना हमने सिखाई थी, आज भी सिखाई रहे दुनिया को। बहरहाल आगे बढ़े, ये चीज आ गई बात समझ में। आगे है एक चिरान नाम की जगह है बिहार में। बिहार है ना, चिरान। चिरान, यहां से कई सारे उपकरण मिले हैं, बड़ी मात्रा में उपकरण मिले हैं, हड्डी वगैरह के उपकरण। फिर एक जगह है पांडुरंग डीबी, ये बंगाल में है। कहां है? बंगाल। बंगाल, ये समझ जाओगे ना, बंगाल है, यहां बिहार है, कहीं यहां बंगाल है। बस अपने को ऐसे निशान में बताना है कि देखो कहां कहां कौन सी चीजें मिली है। बंगाल में कौन सी जगह है? पांडुरंग डीबी, वहां से बहुत सारी चीजें मिल रही है। एक जगह है असम में, देवजली हेडिंग। ये कहां पे? असम में। मतलब समझ पा रहे हो ना, पूरे भारत से मिल रही है सब चीजें। कहीं ना कहीं पूरे भारत से कुछ ना कुछ मिल रहा है। और कौन कौन सी जगह है? एक जगह कोल्डी हवा। हाँ, ये कुछ जगह सब यूपी की है, ठीक है, यहां लिख दूं। ये उत्तर प्रदेश की कुछ जगह है, 3-4 जगह है इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी लिख देना कि यहां से क्या क्या मिला है। पहली जगह कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में प्राचीनतम जो क्या बोलते हैं, चावल या धान, तो प्राचीनतम धान के साक्ष्य क्या मिल रहे हैं? कोल्डी हवा में। धान लिख दूं यहाँ पे।
फिर एक और जगह है महगरा, ये भी यूपी में ही है। यहां प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिल रहे हैं। गौशाला, प्राचीनतम गौशाला बोल रहा हूं तो ऐसे तो नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग कि यार यहाँ गायें सरकार पालती होगी, वैसा कुछ। गौशाला का मतलब क्या समझे? गौशाला का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी गायें मिल गई, वहां बहुत सारी गायों की हड्डियां मिली होगी, या बहुत सारा गोबर का ढेर मिला होगा, तो उनने क्या सोचा है कि यहाँ पे क्या रही होगी, गौशाला रही होगी। अभी की गौशाला से उसको वो मत करना कि यार अभी की गौशाला मतलब सरकार पालती होगी, इधर उधर छोड़ी हुई गायें होगी, वैसा नहीं। अभी गौशाला का मतलब है उस समय क्या बहुत सारी गायों का पालन होता है इकट्ठा, तो वो क्या हो गई, गौशाला। एक जगह चौपानी मांडो, यहां दिख रहा क्या, यहां लिख दूं, चौपानी मांडो। यहां पे प्राचीनतम मृदभांड मिल रहा है। मृदभांड समझ गए ना, पोटरी, जो जिस बर्तन बोल सकते हैं सरल भाषा में। तो प्राचीनतम जो बर्तन मिल रहे हैं कहां से मिल रहे हैं, चौपानी मांडो से। यहां पे जो इन्होंने झोपड़ियां बना रखी है ना रहने के लिए, पक्के मकान तो होते नहीं थे, झोपड़ियां बना रखी है। कुछ कुछ कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है, कुछ कुछ जगहों पर, सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। कच्ची ईंटें मतलब कुछ भी नहीं, क्या करा, ऐसे ढेर हो जाते हैं ना मिट्टी के, उसको रख दिया, उसको सूखने के लिए रख दिया तो कड़क पड़ गए वो, और बस उसका घर बना दिया। अभी जैसे भट्टी वाला काम नहीं, वो पक्की हुई ईंटें, वो कहाँ होगा पक्की हुई ईंटों का यूज, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चौपानी मांडो में एक क्या मिल रहा है, प्राचीनतम मृदभांड मिल रहे हैं। जो दूसरी चीज मिल रही है वो मिल रही है तो झोपड़ियां, मधुमक्खी के आकार में झोपड़ियां बना रखी है उन्होंने। कुछ मधुमक्खी का घोंसला देखा है, ऐसे कुछ रहता है ना, ऐसे 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 छत्ता, घोंसला नहीं रहता मधुमक्खी का। क्या बोल रहा है, मैंने बोला क्या है? तू ये समझदार है, पुराने लोग समझदार है। पुराने लोगों से पूछो, बोले मैंने बोला क्या, वो मना कर देंगे। नए लोग हाँ करेंगे, नए लोगों को पहचानते नहीं है ना। पुराने लोगों को नंबरों की बहुत परवाह है। बोल सकते हैं बेटा बुरा नहीं मानता, अच्छा इंसान। हाँ आई बात समझ में। एक लास्ट और है, चिरांद हो गया, बस हो गया खत्म। चिरांद में बहुत सारी हड्डियां मिली है, बहुत ज्यादा हड्डियों के उपकरण भी बहुत ज्यादा मिले हैं। यहां पे सबसे ज्यादा जिसकी हड्डियां मिली है ना, तो हिरण है। हाँ अभी तो शिकार बंद है, उस समय खाते होंगे, तो शिकार करने के बाद हड्डियां इकट्ठी कर ली होगी दिखाने के लिए कि देखो कितने हिरणों का शिकार कर रखा है। वहां पे होता है आज भी। आप जब नागालैंड जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे खोपड़ियां रखते हैं। कपाल सुना है, कपाल, ऐसे इंसान मरता है, उसकी खोपड़ी जो रहती है ना, उसको कपाल बोलते हैं, ऐसे पूरा मुंह वो। तो उसको ऐसे सजा के रखते हैं वो लोग घरों में, और जब मेहमान आते हैं तो उनको दिखाते हैं कि देखो मैंने कितने आदमियों को मार रखा है। शौक है अपने अपने। उनके संस्कृति में उस चीज को अच्छा मानते हैं। अपने यहाँ पे तो घबरा जाए कि तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है, ऐसे करके। ये आपका नवपाषाण काल खत्म होता है, पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि सर ये जितनी सी जगह बताई सर यहाँ पे क्यों है, या नीचे क्या है? दक्षिण भारत का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो दक्षिण भारत में कुछ चीजें थी जो जान लो, कि यहाँ पे जो प्राचीनतम फसल है उसका नाम रागी है। रागी अभी भी खाते हैं ना, रागी। तो प्राचीनतम फसल का नाम क्या है दक्षिण भारत में? रागी। रागी खाने की चीज है, जैसे गेहूं होता है, और मतलब जितने भी गेहूं, जौ है ना, बाजरा, और बोलो मक्का, और बोलो ये सब चीजें जो फसलें हैं, चने का आटा। हाँ
फिर चने का आटा भी बन सही है। हाँ बस, तो ये सब चीजें ऐसी ऐसी खाने की चीजें हैं। वैसे रागी भी होती है। एक तो रागी मिली है, लिख दो कि दक्षिण भारत की विशेषता में रागी प्राचीनतम फसल है। एक दूसरी चीजें लिखना कि दक्षिण भारत के लोगों को शौक था। अब वो क्या पता कोई सा उत्सव मनाते हो या कुछ और करते हो, हमको नहीं पता। हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो लोग क्या करते थे, गोबर का ढेर होता है उसको जला देते थे। जैसे ढेर बनाया, पहले सूख गया, और अपने इसमें तो वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। और वो लोग क्या करते थे, तो अभी अभी अपन होली मनाते हैं ना, कुछ कुछ होली का दहन जैसा वैसे किया करते थे। और जो होली का दहन करते थे उसको राख के टीले बोलते थे। तो हमको दक्षिण भारत से क्या मिले, राख के टीले। क्वेश्चन ऐसा आता है कि राख के टीले भारत के किस भाग से मिले, तो आप लोग क्या बताएंगे, दक्षिण भारत से मिले। प्राचीनतम फसल दक्षिण भारत की रागी, मतलब वहां पे रागी ही खाते थे। रागी बहुत पौष्टिक होती है। खत्म, थैंक यू।